प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RWA सिविल सर्विसेज पर। मेरा नाम है विनीत कुमार और मैं आशा करता हूँ कि आप पूरी तरह से स्वस्थ होंगे, तैयार होंगे, ऊर्जावान होंगे। आज की क्लास को अच्छे से पढ़ने के लिए आप बिल्कुल रेडी होंगे। सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाइए। सरिता चौधरी, अनु गौतम, कपिल कुमार, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग शिफा नाज, सौरभ कुमार। कुछ बच्चे जैसा कि मैं देख रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा रेगुलर हैं हमारी क्लासेस में। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आप बहुत ही अच्छे रास्ते पर हैं। आप पॉलिटी बहुत अच्छी तरह से कवर करेंगे, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे आप एग्ज़ाम में, जिस एग्ज़ाम को भी आप फेस करेंगे। ठीक है बच्चों, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। शिवम गंगवार जी कह रहे हैं कि भोजन कर लो सभी लोग। भोजन कर लीजिए, कर लिया होगा वैसे तो, अभी तो पढ़ने का टाइम है। रूबी चौहान, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मोहित चौहान, गुड इवनिंग। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बहुत ही इम्पोर्टेंट और काफ़ी रोचक क्लास होने वाली है। बहुत ध्यान से आपको सुनना है। और ये जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं ये आपको हर तरह से हेल्प करेगा। प्राथमिक परीक्षा में भी, मुख्य परीक्षा में भी, साक्षात्कार में भी, और निबंध लिखने में भी आपके काम आएगा। और जीएस के पेपर में, राज व्यवस्था में भी काफ़ी काम आएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, यानी कि राजनीतिक व्यवस्था, राज व्यवस्था। एम लक्ष्मीकांत की बुक को हम लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन अभी हम कुछ फाउंडेशन क्लासेस आपकी चला रहा हूं मैं, जिनमें कुछ टॉपिक मैं आपको, कॉन्सेप्ट आपको ऐसे पढ़ा रहा हूं जो आपकी एक समझ विकसित करने के लिए हैं। जब हम संविधान के प्रॉपर एक एक चैप्टर को पढ़ना शुरू करेंगे, एम लक्ष्मीकांत बुक के एक एक चैप्टर को लेकर चलेंगे, तो उसके बाद जो है आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत आसानी से आप चीज़ों को समझोगे। तो ऐसे कई कॉन्सेप्ट जो हैं हम लोग समझ चुके हैं। आज हम ऐसा ही एक और कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं जो है मानवाधिकार। मानवाधिकार यानी कि ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स, इसके बारे में आपको काफ़ी सुनने को मिलता होगा। आप समाचार पत्र पढ़ते होंगे तो भी सुनते होंगे, आप न्यूज़ वगैरह देखते होंगे तो भी सुनते होंगे, यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखते होंगे तो उसमें भी आपको काफ़ी सुनने को मिलता होगा। मानवाधिकार यानी कि ह्यूमन राइट्स, ये आपके पाठ्यक्रम में, यानी सिविल सेवाओं के पाठ्यक्रम में कई जगह ये चीज़ें कवर की गई हैं। आपकी राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आपको पढ़ना है मानवाधिकार। मानवाधिकारों का ही एक हिस्सा फंडामेंटल राइट्स के रूप में हमारे संविधान का भाग है। इसके अलावा आपके पाठ्यक्रम में है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, उसको भी आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपके पाठ्यक्रम में ये भी लिखा हुआ है कि मानवाधिकार संबंधी मुद्दे, मानवाधिकारों संबंधी मुद्दे, ये आपके पाठ्यक्रम में लिखा हुआ है, सिविल सेवाओं के पाठ्यक्रम में, मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपको मतलब मानवाधिकारों से संबंधित सभी पहलुओं की जानकारी होनी चाहिए काफ़ी अच्छे से। नाइस टॉपिक, थैंक यू। गुड इवनिंग सर, वेलकम वेलकम सभी बच्चों का वेलकम, स्वागत है। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। मानवाधिकार पढ़ेंगे आज, ह्यूमन राइट्स। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। जब अधिकारों की बात आती है तो आपके और हमारे सभी के मन में दो शब्द आते हैं। एक तरफ तो ह्यूमन राइट्स और एक तरफ फंडामेंटल राइट्स। ह्यूमन राइट्स यानी कि मानवाधिकार, और फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। तो इससे पहले कि हम ह्यूमन राइट्स पढ़ें जो कि हमारे पाठ्यक्रम में है, और कुछ कक्षाओं के बाद हम फंडामेंटल राइट्स भी पढ़ेंगे जो कि हमारे पाठ्यक्रम में है, तो हमें इन दोनों का अंतर समझ लेना चाहिए। अंतर हमें समझना चाहिए कि मानवाधिकार क्या होते हैं और मौलिक अधिकार क्या होते हैं, और इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि मानवाधिकारों में और मौलिक अधिकारों में क्या अंतर है। एक बच्चा कह रहा है ये टॉपिक मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिविल सेवाओं के लिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप निश्चित रूप से बेहतर तरीके से समझेंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेलकम सभी बच्चों का।
चलिए मैं डिटेल में बताना स्टार्ट करता हूं। मानवाधिकार यानी कि ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स जो है वो एक सार्वभौमिक संकल्पना है। सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल। और यूनिवर्सल का अर्थ आप तब समझेंगे जब आप यहां पे समझेंगे कि मौलिक अधिकार जो है, फंडामेंटल राइट, वो एक नेशनल कॉन्सेप्ट है। नेशनल कॉन्सेप्ट। फंडामेंटल राइट्स जो हैं, मौलिक अधिकार, वे भी मानवाधिकार ही हैं। कुछ मानवाधिकारों को भारत के संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान के अध्याय 3 में मौलिक अधिकारों के नाम से शामिल किया है, उनको लिखा है। और उन अधिकारों को लागू करने के लिए भारत के नागरिक को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अप्रोच करने का अधिकार दिया है, आर्टिकल 32 के अंडर और आर्टिकल 226 के अंडर। आप समझे कि मौलिक अधिकार जो है, फंडामेंटल राइट, वो भारत के राष्ट्रीय कॉन्सेप्ट है। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा भारत के राज्य क्षेत्र में उसको लागू किया जाता है, यानी ये नेशनल कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? मानवाधिकार जो है, ह्यूमन राइट्स, वो सार्वभौमिक कॉन्सेप्ट है, यानी कि यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। पूरी दुनिया में जो भी मानव है उन सभी को मानवाधिकार प्राप्त होने चाहिए। यानी कि ह्यूमन राइट्स जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य हैं, वे पूरी पृथ्वी पर जितने भी मानव हैं उन सभी को उपलब्ध होने चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है। यानी कि मानवाधिकार का जो कॉन्सेप्ट है वो सार्वभौमिक कॉन्सेप्ट है, यानी यूनिवर्सल। और मौलिक अधिकारों का जो कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटल राइट्स का, वो राष्ट्रीय कॉन्सेप्ट है, यानी भारत के संविधान के द्वारा भारत के राज्य क्षेत्र में लागू किए जाते हैं। ये क्लियर है ये बात आपको? एक अंतर ये हुआ। दूसरा अंतर देख लेते हैं कि जैसे मौलिक अधिकार हैं वो कहां पर लिखे हुए हैं? वो भारत के संविधान में लिखे हुए हैं, यानी उनका जो स्रोत है वो भारत का संविधान है। भारत का संविधान, भारत के संविधान में लिखे हुए हैं। मानवाधिकार कहां पर लिखे हुए हैं? यानी मानवाधिकारों का स्रोत क्या है? सार्वभौमिक मानवाधिकारों का स्रोत क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कानून, इंटरनेशनल लॉ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे ऐसे दस्तावेज हैं, बहुत सारे ऐसे संकल्प हैं, घोषणा पत्र हैं, जिनको सम्मिलित रूप से अंतर्राष्ट्रीय कानून कहा जाता है। और उनमें से बहुत सारे दस्तावेज ऐसे हैं जो मानवाधिकारों से संबंधित हैं, यानी मानवाधिकारों की घोषणा करते हैं, मानवाधिकारों की स्थापना करते हैं। तो ये क्लियर हुआ कि मानवाधिकार जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनी दस्तावेजों में लिखे हुए हैं, वहां से वो इंप्लीमेंट होते हैं। जबकि फंडामेंटल राइट जो हैं वो भारत के संविधान में लिखे हुए हैं, वहां से वो इंप्लीमेंट होते हैं। इतना आप सभी को क्लियर हुआ बच्चों? इतना आप सभी को क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों को लागू कौन करता है? ये बात आप जानते हैं। मौलिक अधिकारों को लागू करता है भारत राज्य, यानी इंडियन स्टेट, और उसके तीनों अंग, यानी विधायिका भी लागू करती है कानून बनाकर, कार्यपालिका भी लागू करती है कानूनों को लागू करके, और न्यायालय के निर्णयों को लागू करके। और अगर विधायिका भी उल्लंघन कर दे या फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर ना कर पाए, और कार्यपालिका भी या उल्लंघन कर दे या जो है फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर ना कर पाए, तो अंतिम रूप से भारत का नागरिक जो है, जिसको मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, वो न्यायपालिका के पास जा सकता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास या फिर हाई कोर्ट के पास। तो यहां पे आपको क्लियर हुआ कि मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट लागू कौन करता है? भारत राज्य इनको लागू करता है, इंडियन स्टेट। और इंडियन स्टेट के तीनों अंग, यानी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तीनों ही अपने अपने तरीके से अपने अपने डोमेन में मौलिक अधिकारों को लागू करते हैं। और अगर कार्यपालिका और विधायिका लागू ना कर पाए तो न्यायपालिका को तो लागू करने ही हैं। नागरिक अपने मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए अंतिम रूप से जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के पास या हाई कोर्ट के पास। तो ये आपको क्लियर हुआ। अब देख लेते हैं मानवाधिकारों को कौन लागू करता है। मानवाधिकारों को लागू करती हैं यूएन की संस्थाएं।
यूएन की संस्थाएं, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हैं तो इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही लागू किया जाता है। जैसे संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूनिसेफ, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इसके अलावा भी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, कई सारी बॉडीज हैं इंटरनेशनल लेवल पे जो मानवाधिकारों को लागू करती है। इनकी चर्चा हम आज की क्लास में डिटेल में करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, मौलिक अधिकार किसको उपलब्ध हैं? मौलिक अधिकार किसको उपलब्ध हैं? मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों को उपलब्ध हैं और भारत की भूमि पर मौजूद आगंतुकों को भी उपलब्ध होते हैं। इनमें से कुछ, जैसे राइट टू लाइफ हो गया, इक्वेलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता, ये हो गया। तो नागरिकों को और आगंतुकों को, यानी फ्रेंडली एलियंस को, एलियंस बोला जाता है। जो विदेशी नागरिक भारत की भूमि पर आते हैं उनको एलियंस बोल सकते हैं। जो मित्र देशों से आते हैं उनको फ्रेंडली एलियन बोला जाता है। और कोई अगर ऐसा आ जाता है जो किसी ऐसे देश से आता है जिसके साथ हमारे अच्छे संबंध नहीं है, तो उसको एनिमी एलियन बोला जाता है। तो मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो भारत के नागरिकों को लागू हैं, उपलब्ध हैं। कुछ इनमें से ऐसे भी हैं जो आगंतुकों को लागू है, उनको मिलते हैं। जैसे राइट टू लाइफ हो गया, कानून के समक्ष समानता हो गया, अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता हो गया, आदि। अगर इसके कंपैरिजन में मानवाधिकारों को देखें तो मानवाधिकार जो हैं प्रत्येक मानव को उपलब्ध हैं। पूरी दुनिया में जितने भी मानव हैं उनको उपलब्ध हैं मानवाधिकार। भले ही वे लागू किए जा रहे हैं, नहीं लागू किए जा रहे हैं, प्रत्येक मानव उनका उपभोग कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, वो एक अलग बात है, वो एक प्रैक्टिकलिटी की बात है। लेकिन सैद्धांतिक रूप से मानवाधिकार जो है वो प्रत्येक मानव को उपलब्ध हैं। ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग को उपलब्ध है। तो ये अंतर आपने देखा यहां पे। अब बेसिक कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस देख लेते हैं। कुछ मानवाधिकारों को भारत में फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया गया है। ये बात मैं आपको अभी बता भी चुका हूं, फिर से समझाता हूं। फंडामेंटल राइट्स जो हैं, जो भारत के संविधान के भाग 3 में शामिल हैं, वो बेसिकली ह्यूमन राइट्स ही हैं, मानवाधिकार ही हैं वो। बस उन मानवाधिकारों को एक विशेष संवैधानिक दर्जा दिया गया है, और एक विशेष दर्जा इस संदर्भ में भी दिया गया है कि उनको लागू कराने के लिए नागरिक जो है सीधे न्यायालय जा सकता है, हायर जुडिशरी को अप्रोच कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। तो ये बात आपको क्लियर हुई कि कुछ मानवाधिकारों को भारत में फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया गया है। फंडामेंटल राइट्स जो है वे मानवाधिकार ही हैं, मानवाधिकारों का एक हिस्सा है, एक छोटा हिस्सा, जिसको भारत के संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान में शामिल करके एक विशेष दर्जा दिया है। ये बात क्लियर हुई। सभी मौलिक अधिकार मानवाधिकारों से ही लिए गए हैं। ये इसी बात को मैं दूसरे तरीके से कह रहा हूं। सभी मौलिक अधिकार यानी जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो मानवाधिकारों से ही लिए गए हैं। ये बात आपको क्लियर हुई? ये अंतर आपको क्लियर हुए? ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। एक और स्लाइड देखते हैं, उससे और बेहतर आपको अंतर क्लियर होगा। जो बच्चे मैथ बैकग्राउंड के हैं वो समझ सकते हैं ये क्या चीज है। देखिए, मानवाधिकार का जो कॉन्सेप्ट है ह्यूमन राइट्स का, वो एक वृहद कॉन्सेप्ट है, एक वाइड कॉन्सेप्ट है, एक जो है कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट है। उसकी तुलना में मौलिक अधिकार का कॉन्सेप्ट यानी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा संकीर्ण, तुलनात्मक रूप से संकीर्ण, छोटा कॉन्सेप्ट है। मानवाधिकारों में से ही कुछ अधिकारों को मौलिक अधिकारों का दर्जा दिया गया है भारत के संविधान में, भारत के नागरिकों के संदर्भ में, भारत के राज्य क्षेत्र के संदर्भ में। अब आप यहां देख सकते हैं कि मानवाधिकार जो है वो सुपर सेट है। सुपर सेट, ये मैथमेटिक्स की एक टर्मिनोलॉजी है। मानवाधिकार जो है वो सुपर सेट है और मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स जो है वो सबसेट है, सबसेट। इसका अर्थ ये होता है कि प्रत्येक मौलिक अधिकार जो है वो मानवाधिकार है, लेकिन प्रत्येक मानवाधिकार जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है। बहुत सारे ऐसे मानवाधिकार हैं
जिनको भारत के संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का दर्जा नहीं दिया गया है। ठीक है बच्चों, ये बात आपको क्लियर हुई? वेरी गुड वेरी गुड, सभी समझ रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इस फिगर से सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। मंजू, निषाद, शिवम गंगवार, तो ये बात आपको क्लियर हुई बच्चों। अगर आपसे मुख्य परीक्षा में या इंटरव्यू में कहीं भी पूछा गया कि फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स में क्या डिफरेंस है, तो आप बता पाएंगे? जल्दी कमेंट करके बताइए। ये डायग्राम आप वहां पे बना सकते हैं। सुपर सेट है मानवाधिकार, सबसेट है मौलिक अधिकार। मानवाधिकारों से ही कुछ अधिकारों को मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया है। सही बात है। क्लियर क्लियर, ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आज काफी कुछ पढ़ना है, काफी कुछ रोचक जानना है। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं मानवाधिकार। हालांकि बीच बीच में हम फंडामेंटल राइट्स की भी चर्चा करते हुए चलेंगे, लेकिन आज की क्लास का जो टॉपिक है वो मानवाधिकार है। ठीक है बच्चों, क्लास पे फोकस कीजिए और क्लास के बाद आपको जो स्लाइड्स पीडीएफ के फॉर्मेट में अवेलेबल कराई जाएंगी उनको स्टडी करिएगा, इतना काफ़ी है। उसके अलावा फिर जहां भी मानवाधिकार शब्द आपको दिखे किसी समाचार पत्र में, तो वहां पे फोकस करके पढ़ना है कि क्या चर्चा हो रही है, मानवाधिकारों का कौन सा डायमेंशन जो है वो डिस्कस हो रहा है। सर आंसर लिख देंगे, वेरी गुड वेरी गुड। मानवाधिकारों की परिभाषा देख लेते हैं। अब हम ह्यूमन राइट्स पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकारों की परिभाषा। मानवाधिकार हमारे अधिकार हैं क्योंकि मानव के रूप में हमारा अस्तित्व है। देखिए, पृथ्वी पर जितने भी मानव हैं उन सबको मानवाधिकार प्राप्त हैं, ह्यूमन राइट्स प्राप्त हैं। किस लिए? क्या बेसिक कंडीशन है इसके लिए, क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन है? इसकी एक ही क्वालिफिकेशन है कि आप ह्यूमन बीइंग होने चाहिए। अगर आप ह्यूमन बीइंग हैं तो आपके ह्यूमन राइट्स हैं। सिंपल, इतना आसान है। एक ही कंडीशन है कि आप ह्यूमन बीइंग्स होने चाहिए। जैसे ही आपने ह्यूमन बीइंग के रूप में जन्म लिया, आपको सारे के सारे ह्यूमन राइट्स जो हैं वो सैद्धांतिक रूप से आपको प्राप्त हो गए। क्लियर है? मानवाधिकार जो है वो हमारे अधिकार हैं क्योंकि मानव के रूप में हमारा अस्तित्व है। जैसे ही मानव के रूप में हमारा अस्तित्व आ जाता है दुनिया में, तो हमें मानवाधिकार प्राप्त हो जाते हैं। बस इतनी ही कंडीशन है। इसीलिए सार्वभौमिक हैं, सबको प्राप्त हैं। कोई व्यक्ति कहीं भी हो, किसी भी रूप में हो, सबको प्राप्त हैं। ये किसी राज्य द्वारा दिए नहीं जाते, ये किसी राज्य के द्वारा दिए नहीं जाते। ये तो हमें प्राप्त हो जाते हैं जन्म लेते ही, मानव के रूप में अस्तित्व में आते ही हमें प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन प्राप्त हो जाते हैं सैद्धांतिक रूप से। व्यवहार एक अलग चीज है। व्यवहार में हम कितना इनको एंजॉय कर पाते हैं, जहां हम रह रहे हैं उस देश की सरकार कितना इनको लागू कर पाती है, वो विश्व के अलग अलग भागों में अलग अलग परिस्थितियां हैं। जैसी जहां पे पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल सिचुएशन है, आर्थिक सिचुएशन है, उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि व्यक्ति के जो ह्यूमन राइट्स हैं, मानवाधिकार हैं, वो उनका एंजॉय कर पाएगा या नहीं, वो उनका लाभ लेकर अपने व्यक्तित्व का पूरा विकास कर पाएगा या नहीं। लेकिन सैद्धांतिक रूप से बात यह है कि मानवाधिकार हमारे अधिकार हैं क्योंकि हम मानव हैं। सिंपल, इतनी सी डेफिनेशन है। और ये किसी राज्य के द्वारा दिए नहीं जाते। राज्य इनको इंप्लीमेंट जरूर कर सकता है या इनका उल्लंघन भी कर सकता है कई मामलों में, लेकिन हमें ये राज्य से प्राप्त नहीं होते। प्राप्त तो ये हमें उसी दिन हो जाते हैं जिस दिन हमारा जन्म होता है। क्लियर है ये बात? ये सार्वभौमिक अधिकार, यूनिवर्सल राइट्स, ये यूनिवर्सल राइट्स हैं। ये सार्वभौमिक अधिकार सभी को जन्म के साथ ही प्राप्त हो जाते हैं। यही बात जो मैंने अभी बोली, ये सार्वभौमिक अधिकार हैं जो सभी को जन्म के साथ ही प्राप्त हो जाते हैं। ये बात क्लियर है बच्चों? जैसे ही मानव के रूप में जन्म लिया, आपको ये अधिकार प्राप्त हो गए और कोई भेदभाव नहीं होता इसमें।
राष्ट्रीयता आपकी चाहे कुछ भी हो, आप किसी भी देश में पैदा हो जाएं, सैद्धांतिक रूप से आपको सारे अधिकार जन्म के साथ ही मिल जाएंगे। आपकी भाषा चाहे कुछ भी हो, आप स्त्री हो या पुरुष हो, आपका रंग जो है कुछ भी हो, आप किसी भी धर्म को मानने वाले परिवार में पैदा हुए हो, किसी भी जाति से संबंधित परिवार में आप पैदा हुए हो, अगर आप मानव हैं तो आपको मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार प्राप्त हैं। क्लियर है? इतनी सी डेफिनेशन है। तो ये मानवाधिकारों की परिभाषा आपको बच्चों क्लियर हो गई होगी पूरी तरह। एक बच्चा पूछ रहा है सर क्लास कब से स्टार्ट होता है? क्लास जो है वो 8 PM से स्टार्ट होता है, 8 बजे से, ठीक 8 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाता है। आप जो है टाइम पर उपस्थित हुआ कीजिए, आपको बहुत लाभ होगा। मानवाधिकारों की परिभाषा आपको क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। मानवाधिकारों की कुछ विशेषताएं हैं, यानी कि ह्यूमन राइट्स की कुछ फीचर्स हैं, कुछ विशेषताएं हैं, उनको देख लेते हैं। विशेषताएं, मानवाधिकार सार्वभौमिक हैं, यानी यूनिवर्सल हैं। यूनिवर्सल, यानी पृथ्वी पर मौजूद प्रत्येक व्यक्ति को ये प्राप्त होते हैं। पृथ्वी पर मौजूद क्या, अगर कोई पृथ्वी का वासी अंतरिक्ष यात्रा पर गया हुआ है तो उसको भी प्राप्त होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जितने भी मानव हैं उन सभी को प्राप्त होते हैं। यूनिवर्सल और अहरणीय, इनको छीना नहीं जा सकता, इनको छीना नहीं जा सकता, इनका उल्लंघन किया जा सकता है। ऐसा हो सकता है कि इनको लागू ना किया जाए, लेकिन इनको छीना नहीं जा सकता। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये व्यक्ति है, ये मानव है, लेकिन इसके पास मानवाधिकार नहीं है। मानवाधिकार उसके पास अधिकारों के रूप में हमेशा मौजूद है। ठीक है बच्चों, यूनिवर्सल हैं और इनएलियनेबल हैं, यानी कि सार्वभौमिक हैं, सभी मानवों को प्राप्त हैं। और अहरणीय हैं, यानी कि छीने नहीं जा सकते, छीने नहीं जा सकते। अविभाज्य हैं, इनको विभाजित नहीं किया जा सकता। और परस्पर निर्भर हैं। इसका अर्थ यह है कि जितने भी मानवाधिकार हैं वो सब एक दूसरे से संबंधित हैं। अगर एक तरह के मानवाधिकार को संरक्षण मिलेगा तो दूसरे मानवाधिकार को भी उससे प्रोत्साहन मिलता है। जैसे कि अगर सिविल और पॉलिटिकल राइट्स नागरिकों को प्राप्त होंगे तो ज़्यादा संभावना है इस बात की कि वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ का बेहतर इस्तेमाल करके अपने इकोनॉमिक राइट्स को भी इंजॉय कर पाएंगे। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि मानवाधिकार जो है वो अविभाज्य हैं, यानी उनको वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। ये नहीं कहा जा सकता कि कोई कम महत्वपूर्ण है, कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सभी एक दूसरे से संबंधित हैं, सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं, परस्पर निर्भर हैं, इनडिविजिबल हैं, इनको डिवाइड नहीं किया जा सकता। और ये इंटरडिपेंडेंट भी हैं। कुछ मानवाधिकारों को अगर लागू किया जाएगा तो कुछ दूसरे मानवाधिकारों को प्रोत्साहन मिलता है। तो ये वाली बात है, अविभाज्य हैं और परस्पर निर्भर हैं, समान हैं और भेदभाव रहित हैं, समान हैं और भेदभाव रहित हैं, सभी को समान रूप से प्राप्त हैं। पिछली स्लाइड में भी हमने ये बात सुनी। मानवाधिकार जो है वो समान है, सभी को समान रूप से प्राप्त हैं, भेदभाव नहीं है, मनुष्यों में भेदभाव नहीं है, सभी को प्राप्त है, भेदभाव रहित हैं और समान है। ये अधिकार भी हैं और उत्तरदायित्व भी हैं, यानी राइट्स भी हैं और ओब्लिगेशंस भी हैं। ये कैसे है? ये दो तरह से है। देखिए, एक व्यक्ति का अधिकार जो है वो दूसरे व्यक्ति का उत्तरदायित्व होता है। आपके कुछ अधिकार हैं, आप अपने अधिकार एंजॉय कर रहे हैं,
लेकिन अगर आप अपना कर्तव्य नहीं निभाएंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाएंगे, तो कोई दूसरा अपने अधिकारों को एंजॉय नहीं कर पाएगा। तो एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य होता है, उत्तरदायित्व होता है। तो अधिकार जो है, मानवाधिकार जो है, वो अधिकार भी हैं और उत्तरदायित्व भी हैं। और एक दूसरी सेंस में भी इस बात को बोला जा सकता है, वो ये कि नागरिकों के जो अधिकार हैं, मानवों के जो अधिकार हैं, वो उन देशों या उन राज्यों के उत्तरदायित्व हैं जिनके अंदर वो रह रहे हैं। यानी जिन राज्यों के अंदर कोई मानव रह रहा है, उस मानव के मानवाधिकार उस राज्य के उत्तरदायित्व हैं। उस राज्य का उत्तरदायित्व है कि वो उस मानव को जो उस राज्य में रह रहा है उसके मानवाधिकारों की रक्षा करे, संरक्षण करे। तो राज्य का उत्तरदायित्व हो गया और मानव का हो गया अधिकार। और दूसरा पहलू यह है कि एक मानव का अधिकार दूसरे का उत्तरदायित्व होता है। तो ये बात आपको क्लियर हुई बच्चों? इक्वल हैं और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी हैं, यानी भेदभाव रहित हैं। मानवाधिकारों की ये विशेषताएं हैं, ये आपको समझ में आ गई होंगी पूरी तरह से। कोई भेदभाव नहीं और सभी को समान रूप से प्राप्त हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार हैं, सार्वभौमिक रूप से उपलब्ध हैं, सभी मानवों को उपलब्ध हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून में ये लिखे हुए हैं। तो अब ये देख लेते हैं कि कौन सा सबसे महत्वपूर्ण ऐसा अंतर्राष्ट्रीय कानून का दस्तावेज है जो मानवाधिकारों का स्रोत है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय कानून का कौन सा दस्तावेज है जो सबसे महत्वपूर्ण है इस संदर्भ में कि वो मानवाधिकारों का स्रोत है? उसको बोला जाता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूडीएचआर। ये बहुत ही प्रसिद्ध और जो है फेमस डॉक्यूमेंट है। इसके बारे में आपको प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। ये एनी टाइम सिविल सर्विसेज में किसी भी लेवल पे पूछा जा सकता है इसके बारे में। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी कि मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र। ये सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है, या कह सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है अंतर्राष्ट्रीय कानून में मानवाधिकारों के स्रोत के रूप में। ठीक है बच्चों, मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र। एक मानव का दूसरे के उत्तरदायित्व कैसे है सर, थोड़ा बता दीजिए शिवम गंगवार जी। देखिए, सिंपल सी बात है कि एक मानवाधिकार होता है कि नॉइज पोल्यूशन यानी कि ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति। सपोज कीजिए मेरा ये मानवाधिकार है कि मुझे ध्वनि प्रदूषण से बचाया जाए, ये मेरा मानवाधिकार है। तो अगर मेरा पड़ोसी जो कि लाउड स्पीकर रखता है, म्यूजिक सुनना पसंद करता है और काफी तेज आवाज में म्यूजिक सुनना पसंद करता है, अगर वो मेरे अधिकार को अपना दायित्व मानेगा, तभी तो वो इस बात का ध्यान रखेगा कि इतना ही तेज बजाए जिससे उसको आनंद भी आए और मुझे कष्ट भी ना पहुंचे। तो ये बात क्लियर हुई आपको? मेरा जीवन का अधिकार है, राइट टू लाइफ। मेरा अधिकार किसी दूसरे व्यक्ति का उत्तरदायित्व इसलिए है कि वो मेरे जीवन को नष्ट ना करे। ये उसका कर्तव्य है, वो इस बात का ध्यान रखे, तभी तो मैं अपने अधिकार को एंजॉय कर पाऊंगा। क्लियर है बच्चों? पीने का साफ पानी पीने का वो एक मानवाधिकार है, लेकिन ये किसी दूसरे व्यक्ति का उत्तरदायित्व है कि वो पीने के पानी के स्रोत को दूषित ना करे। अगर वो पीने के पानी के स्रोत को दूषित नहीं करेगा, इसको अपना उत्तरदायित्व मानेगा, तभी तो मेरा स्वच्छ जल को पीने का अधिकार जो है वो वास्तव में रियलाइज हो पाएगा।
तो इस तरह से ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं आपस में। एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे का कर्तव्य है, उसका उत्तरदायित्व है। इसी तरह किसी दूसरे के जो अधिकार हैं वो मेरे उत्तरदायित्व हैं। तो ये बात क्लियर हो गई होगी बच्चों आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। ये वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा स्वीकृत किया गया था। 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा स्वीकृत किया गया था और ये प्रथम कानूनी दस्तावेज है, प्रथम कानूनी दस्तावेज है जिसमें आधारभूत मानवाधिकारों को लिखा गया, जिनको सार्वभौमिक स्तर पर संरक्षित किया जाना है। ये क्लियर है बच्चों आपको? प्रथम कानूनी दस्तावेज है ये जिसमें आधारभूत मानवाधिकारों को लिखा गया है, जिनको सार्वभौमिक स्तर पर संरक्षित किया जाना है। ये क्लियर हुआ आपको? इसमें 30 आर्टिकल्स हैं यानी 30 अनुच्छेद हैं इसमें, जो वर्तमान के और भविष्य के मानवाधिकारों संबंधी समझौतों, संधियों और अन्य कानूनी दस्तावेजों के आधार हैं। यानी ये जो UDHR है 1948 वाला, इसमें 30 आर्टिकल्स हैं, 30 अनुच्छेद हैं और 1948 के बाद जितने भी और दस्तावेज आए हैं, कानूनी दस्तावेज आए हैं, समझौते हुए हैं, संधियां हुई हैं, घोषणा पत्र आए हैं मानवाधिकारों से संबंधित, ये उनका आधार है, इसके आधार पर ही उनको बनाया गया है। ये बात क्लियर हुई बच्चों आपको? ये बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसके आधार पर अनेक समझौतों, संधियों और अन्य कानूनी दस्तावेजों को तैयार किया गया है। उन दस्तावेजों की चर्चा भी हम आज की क्लास में करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स, ये एक और महत्वपूर्ण दस्तावेजों का समूह है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून में एस्टेब्लिश करता है ह्यूमन राइट्स सिस्टम को। इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय अधिकार पत्र, अंतर्राष्ट्रीय अधिकार पत्र, अंतर्राष्ट्रीय अधिकार पत्र। इंग्लिश में बोलेंगे इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स, इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स। 3 दस्तावेजों के समूह को बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय अधिकार पत्र। 3 दस्तावेजों का समूह। कौन से 3 दस्तावेज हैं वो देख लेते हैं एक बार। पहला तो वही है जिसकी चर्चा हमने अभी की, मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र यानी UDHR, जिसकी चर्चा हमने इससे पहली स्लाइड में की। इसके बाद इसके आधार पर 2 और दस्तावेज हैं जो अस्तित्व में आए हैं। नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय संधि, आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय संधि। इन तीनों दस्तावेजों को मिलाकर बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय अधिकार पत्र यानी इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स। ठीक है बच्चों, एक एक करके इन तीनों को देख लेते हैं। मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र, इसकी चर्चा हमने पिछली स्लाइड में की। इसको इंग्लिश में बोलते हैं UDHR। संयुक्त राष्ट्र की एक समिति ने इसके प्रारूप को तैयार किया था और उस समिति की जो अध्यक्ष थी वो थी एलिनोर रूजवेल्ट। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में। एलिनोर रूजवेल्ट कमेटी ने इसका प्रारूप तैयार किया था। और एलिनोर रूजवेल्ट कौन थी, कोई बताएगा? अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, FDR बोलते थे उनको शॉर्ट में, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर अमेरिका के राष्ट्रपति थे और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ही उनकी मौत हो गई थी लास्ट में। एलिनोर रूजवेल्ट उनकी पत्नी थी। एलिनोर रूजवेल्ट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की पत्नी थी। इनकी अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र की एक समिति ने मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र का प्रारूप तैयार किया था। तो ये बात आपको क्लियर हुई?
1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसको एडॉप्ट किया था, स्वीकार किया था। ये बात क्लियर हुई। एक और महत्वपूर्ण बात इसके बारे में यह है कि ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। दुनिया में जो देश हैं उन पर यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। ये एक आधार तैयार करता है जिसके आधार पर बाध्यकारी संधियां तैयार की जा सकती थी और वे संधियां तैयार की गई हैं। और ये दोनों ऐसी ही संधियां हैं जो लीगली बाइंडिंग हैं और इसी डॉक्यूमेंट पर आधारित हैं, इसी से ओरिजिनेट हुई है। ठीक है बच्चों, अब अगला डॉक्यूमेंट देख लेते हैं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे इंटरनेशनल कोविनेंट फॉर सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। और अगला जो डॉक्यूमेंट है वो है इंटरनेशनल कोविनेंट फॉर इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। देखिए, वैसे तो मानवाधिकार जो हैं वो अविभाज्य हैं, अविभाज्य हैं। इसकी चर्चा मैंने अभी की, आपको बताया कि वो अविभाज्य हैं। एक बार एक बच्चे का प्रश्न ले लेते हैं। सर, असंवैधानिक और गैर संवैधानिक में अंतर बता दीजिए। देखिए, असंवैधानिक होता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल की स्पिरिट के विरुद्ध हो, जिसे हमारा उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जो है वो खारिज कर सकता है। और गैर संवैधानिक होता है संविधानेतर, यानी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल भी उसको बोलते हैं। वो संवैधानिक होता है इस सेंस में कि वो संविधान के विरुद्ध नहीं होता, लेकिन वो संवैधानिक होने का मतलब ये नहीं कि वो संविधान का पार्ट है, ऐसा नहीं है। गैर संवैधानिक होने का अर्थ है कि वो संविधान का हिस्सा नहीं है, लेकिन साथ ही वो संविधान के विरुद्ध भी नहीं है। वो वैधानिक हो सकता है, स्टेचुटरी बॉडी हो सकती है, या एग्जीक्यूटिव बॉडी हो सकती है, जैसे कि नीति आयोग। तो उम्मीद है प्रताप सिंह आपको समझ आया होगा कि संवैधानिक और संवैधानिक और असंवैधानिक में अंतर भी पूछ रहे हैं आप। प्रताप सिंह जी, आपको इसके लिए हमारी क्लास नंबर 2 अटेंड करनी चाहिए। फर्स्ट क्लास नंबर 1, पहली क्लास में मैंने इन चारों शब्दों का अर्थ बताया था, तो आप हमारी पहली क्लास 1 प्लीज अटेंड कीजिए, देखिए उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में यूट्यूब पर, उसमें आपको सारे उत्तर मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। वैसे तो मैंने आपको बताया और सैद्धांतिक रूप से ये सही बात भी है कि मानवाधिकार जो हैं वो अविभाज्य हैं, उनको विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन व्यवहार में शीत युद्ध की राजनीति के कारण मानवाधिकारों को 2 भागों में विभाजित कर 2 अलग अलग संधियां की गई। यही वे दोनों संधियां हैं। शीत युद्ध में आप जानते हैं कि पूरी दुनिया के देश जो हैं, ज्यादातर देश, वो लगभग 2 भागों में बट गए थे। एक सोवियत यूनियन के नेतृत्व में एक समूह था, ईस्टर्न ब्लॉक। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नेतृत्व में एक दूसरा समूह था, वेस्टर्न ब्लॉक। तो उन दोनों के बीच में मानवाधिकारों को लेकर डिफरेंस थे, मतभेद थे, बहुत ज्यादा गहरे। वेस्टर्न ब्लॉक जो था वो नागरिक और राजनीतिक अधिकारों को महत्व देता था, और ईस्टर्न ब्लॉक जो था वो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को ज्यादा महत्व देता था। तो इसी राजनीतिक मतभेदों के चलते मानवाधिकारों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया और 2 अलग अलग संधियां तैयार की गई, और फिर देशों को आमंत्रित किया गया कि जिस देश को जिस संधि पर हस्ताक्षर करने हो वो उस पर हस्ताक्षर करे, चाहे तो दोनों पर करे या दोनों में से किसी एक पर करे। तो यही वे दोनों संधियां हैं जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, लीगली बाइंडिंग है। एक है नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय संधि, और दूसरी है आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय संधि। ये दोनों ही संधियां 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित की गई।
1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित की गई। 1976 में ये लागू हो गई, दोनों ही संधियां। 1976 में ये दोनों ही संधियां लागू हो गई। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों के क्षेत्र में 3 सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज जो हैं वो आपके सामने हैं। इन तीनों को मिलाकर कहा जाता है इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स, अंतर्राष्ट्रीय अधिकार पत्र। ठीक है बच्चों। नागरिक और राजनीतिक अधिकारों में कौन से अधिकार आते हैं ये देख लेते हैं एक बार। सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, उसमें आएंगे जैसे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आ जाएगा, फ्रीडम ऑफ प्रेस आ जाएगा, फ्रीडम ऑफ रिलीजियन आ जाएगा। ठीक है बच्चों। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों में कैसे अधिकार आएंगे, जैसे राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, आजीविका का अधिकार, रोजगार का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, स्वच्छ पेयजल का अधिकार, स्वच्छ वातावरण का अधिकार। ठीक है बच्चों। इस तरह के अधिकार जो हैं वो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों में आते हैं। तो ये बात आपको क्लियर हुई। अब मानवाधिकारों की का जो काफी स्पेशलाइजेशन हो गया है, स्पेशलाइजेशन वो देख लेते हैं। मानवाधिकारों के प्रकार और वर्गीकरण, बेसिकली ये क्लासिफिकेशन नहीं है, ये स्पेशलाइजेशन है, विशेषीकरण। समाज के अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग तरीके से अधिकारों की व्याख्या की जा रही है, उनको पहचान की जा रही है और उनको लागू करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि समाज के सभी वर्गों को स्पेसिफिकली टारगेट किया जा सके, उनके जीवन को बेहतर बनाया जा सके। क्लियर है बच्चों। जैसे महिलाओं के अधिकार, महिलाओं के अधिकार जैसे समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी अगर महिला और पुरुष एक ही तरह का कार्य कर रहे हैं तो महिलाओं को वेतन कम नहीं दिया जाएगा, पुरुषों के बराबर दिया जाएगा। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। इसके अलावा मातृत्व सहायता, मातृत्व अवकाश, अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ विवाह करने का अधिकार, अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण का अधिकार। तो ये बात क्लियर हुई। इसी तरह महिलाओं के बहुत सारे अधिकार होते हैं। तो महिलाओं के अधिकार हो गए, बच्चों के अधिकार, बच्चों के अधिकार जैसे निशुल्क शिक्षा का अधिकार होता है बच्चों का, बंधुआ मजदूरी से मुक्ति का अधिकार होता है, फोर्स्ड लेबर उनसे नहीं कराया जा सकता, हजार्डस इंडस्ट्री में उनको नहीं लगाया जा सकता काम पे। तो ये बच्चों के अधिकार हो गए। वृद्धों के भी अधिकार होते हैं, वृद्धों के अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार होता है, वृद्धों का अधिकार। देखिए ये अधिकार वैसे तो सभी मानवों को प्राप्त होते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन हो गया है, विशेषीकरण। समाज के विभिन्न वर्गों के संदर्भ में उनकी जरूरतों, उनकी आकांक्षाओं, उनके जीवन की चुनौतियों को ध्यान में रख के उनके लिए विशेष रूप से मानवाधिकारों को विशेषीकृत किया जा रहा है, स्पेशलाइज किया जा रहा है, ताकि उनको टारगेट किया जा सके और उनका जीवन बेहतर बनाया जा सके। वृद्धों के अधिकार होते हैं इमरजेंसी मेडिकल एड का अधिकार, ठीक है बच्चों, पेंशन का अधिकार। इसी तरह शरणार्थियों के अधिकार भी एक कैटेगरी है, शरणार्थियों के अधिकार यानी कि रिफ्यूजीज के राइट्स। जो लोग एक देश के नागरिक होते हैं लेकिन किसी भू राजनीतिक संकट या प्राकृतिक आपदा की वजह से वो किसी दूसरे देश में चले जाते हैं बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के, बिना अनुमति के, बिना इनविटेशन के, शरण लेने के लिए, तो शरणार्थियों के भी कुछ अधिकार हैं। राज्य विहीनों के भी अधिकार हैं, स्टेटलेस पीपल, स्टेटलेस पीपल, स्टेटलेस पीपल। स्टेटलेस पीपल वे होते हैं जो किसी भी देश के नागरिक नहीं होते। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो किसी भी देश के नागरिक नहीं होते, इसलिए वो किसी भी देश से अपना संबंध नहीं जोड़ सकते, तो उनको स्टेटलेस पीपल बोला जाता है।
राज्य विहीन व्यक्ति, तो इनके भी कुछ अधिकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य हैं। इसके अलावा जनजातियों के अधिकार, ट्राइबल्स के राइट्स होते हैं। ट्राइबल्स के राइट्स होते हैं जैसे कि जंगलों पर उनके कुछ राइट्स हैं, जमीन पर उनके कुछ राइट्स हैं, जंगलों के उत्पाद से संबंधित उनके कुछ राइट्स होते हैं। अल्पसंख्यकों के अधिकार होते हैं, माइनॉरिटीज के राइट्स होते हैं, राइट टू लाइफ होता है, अपनी संस्कृति को प्रिजर्व करने का राइट होता है। अल्पसंख्यकों के अधिकार हो गए, जनजातियों के अधिकार की बात हमने कर ली। इसके अलावा मूल निवासियों के अधिकार, किसी भी देश के जो मूल निवासी होते हैं उनके अधिकार, जैसे अमेरिका में मूल निवासियों को बोला जाता था रेड इंडियंस, न्यूजीलैंड में बोला जाता है माओरी, ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है एबोरिजिनल्स ऐसा कुछ शब्द है। तो उनके भी राइट्स होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून में वो भी डिफाइंड है, यानी कि मूल निवासियों के अधिकार। इसके अलावा पत्रकारों के अधिकार होते हैं, पत्रकारों के अधिकार होते हैं। एक तो जीवन का ही अधिकार होता है कि पत्रकारिता करें, मुक्त वातावरण में सच लिखें, तो जीवन को भी कई बार खतरा हो जाता है। तो जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, पत्रकारों के अधिकार हो गए। इसके अलावा कैदियों के अधिकार, कैदियों के अधिकार होते हैं कि उनको सोलिटेरी कन्फाइनमेंट में नहीं रखा जा सकता, यानी उनको किसी जेल के किसी ऐसे सेल में बंद नहीं रखा जा सकता जिसमें कोई दूसरा कैदी नहीं है, अकेले बंद करके नहीं रखा जा सकता, सोलिटेरी कन्फाइनमेंट नहीं। इसके अलावा कैदियों को फ्री ट्रायल का अधिकार है, स्पीडी ट्रायल का अधिकार है, यानी उनका जो मुकदमा चल रहा है वो तेजी के साथ आगे बढ़े, वो फेयर तरीके से आगे बढ़े, जेल में भी मानवीय परिस्थितियां उपलब्ध कराई जाएं। अगर उनके खिलाफ कोई फैसला आए और उनको दोषी घोषित किया जाए तो उनको हायर कोर्ट में अपील करने का अधिकार होता है। तो कैदियों के भी अधिकार होते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है आपको। वन्य जीवों के अधिकार होते हैं, एनिमल राइट्स की बात आपने सुनी होगी, एनिमल राइट्स। LGBTQ समुदाय के लोगों के अधिकार होते हैं, इसके बारे में आपने सुना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कई सारे महत्वपूर्ण फैसले इस बारे में दिए हैं। LGBTQ समुदाय के अधिकार। अब मैं कुछ कमेंट्स ले लेता हूं। मनीषा चौहान पूछ रही हैं कि यूनाइटेड नेशन UNGA का फुल नेम बताइए सर। UNGA मतलब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, हिंदी में बोलेंगे संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र महासभा। ठीक है बच्चों। दूसरे देश में जाकर नागरिकता कितने टाइम के बाद प्राप्त होता है सर? देखिए, इसका कोई निश्चित नियम नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों के अपने अपने कानून हैं और उन कानूनों में अलग अलग प्रावधान हैं। आप किसी देश में किस तरीके से पहुंचते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स लेके पहुंचते हैं, इस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो इस सवाल का कोई एक आंसर नहीं हो सकता। गुड इवनिंग। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज की क्लास में काफ़ी डिटेल में चीज़ें हैं, कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ें हैं। ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी डीप नॉलेज की उम्मीद रखती हैं। तो आप ये मत सोचकर चलिए कि आपने क्लास अटेंड करी और जितनी चीज़ों की चर्चा आज की क्लास में हुई वो आपको थोरोली क्लियर हो जाएंगी हमेशा हमेशा के लिए। ऐसा नहीं है। हाँ, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे, सिर्फ चर्चा ही कर पाएंगे आज की क्लास में, उनको डिटेल में हम नहीं समझ पाएंगे। और कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में डिटेल में समझना है भी नहीं, हमें बस उनके बारे में 5-5, 10-10 लाइन उनकी डेफिनेशन, उनकी परिभाषा पता होनी चाहिए। तो आज की क्लास में जितनी भी चीज़ों की चर्चा आप सुनोगे वे सभी शब्द जो है आपको माइंड में रखने हैं
और उनके बारे में जब भी कहीं न्यूज़पेपर में सुनो, समाचार पत्र में, या तो फिर कोई न्यूज़ सुनो, कोई यूट्यूब वीडियो देखो इन्फॉर्मेटिव, तो उसमें आपको ध्यान रखना है। यानी इन सभी टॉपिक पे आपको अपनी नॉलेज बढ़ाते हुए जाना है, धीरे 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 धीरे। ठीक है बच्चों, इन सभी टॉपिक्स पर नॉलेज कभी कंप्लीट नहीं होती, हमेशा वो डेवलप होती रहती है। तो वही अप्रोच आपको रखनी है। आज आप, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आज आप पहली बार सुन रहे होंगे, पहली बार पढ़ रहे होंगे। तो पहली बार में ही ऐसा मत सोचिए कि पूरी तरह से डिटेल्ड आप जो है समझ जाओगे, ऐसा नहीं संभव है। आज आपका बेस तैयार हो रहा है, इस बेस पर अब आपको नॉलेज जो है वो बिल्डअप करते हुए चलना है आगे, जब तक आप तैयारी करोगे, सेलेक्ट जब तक नहीं हो जाते। ठीक है बच्चों, इसके बाद बीमारों के भी अधिकार होते हैं, राइट टू हेल्थ होता है, राइट टू इमरजेंसी मेडिकल एड होता है, बेरोजगारों के अधिकार होते हैं, बेरोजगारों के अधिकार होते हैं। कई देशों में बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है प्रॉपर, जो यूरोप वगैरह के अमीर देश हैं उन देशों में, तो बेरोजगारों के भी अधिकार होते हैं। नागरिकों के अधिकार होते हैं, ये तो आप समझ ही सकते हो, नागरिकों के अधिकार होते हैं। बेघर लोगों के अधिकार होते हैं, राइट टू शेल्टर, यानी कि शरण शरण स्थली, शरण स्थली का अधिकार, राइट टू शेल्टर। बड़े बड़े शहरों में जो गरीब लोग तो होते हैं, जब बहुत ज्यादा ठंड के महीने आते हैं तो बड़े बड़े शहरों के जो प्रशासन होते हैं वो शेल्टर हाउस की व्यवस्था करते हैं, शेल्टर हाउस, ताकि सर्दी में किसी की मौत ना हो, किसी को बहुत ज्यादा कष्ट ना हो, ऐसे लोगों को जो बेघर हैं। तो बेघर लोगों के भी अधिकार होते हैं। श्रमिकों के अधिकार होते हैं, श्रमिकों के, कितना पारिश्रमिक दिया जाए, कितनी छुट्टियां दी जाएं, कार्य के घंटे कितने हों, श्रमिकों के भी अधिकार हैं। कार्ल मार्क्स का नाम आपने सुना होगा, पिछली क्लास में हमने चर्चा करी, वो श्रमिकों के अधिकारों की ही बात करते थे। और समाजवाद का जो आंदोलन है, जो अलग अलग नामों से अलग अलग समय अलग अलग देशों में चला, वो बेसिकली श्रमिकों के अधिकारों को लागू करवाने का ही दावा करते थे। तो श्रमिकों के अधिकार है। निवेशकों के भी अधिकार होते हैं, निवेशकों के, इन्वेस्टर्स के। आपने देखा होगा, कहीं पढ़ा भी होगा कि जो लोग शेयर मार्केट में, भारत के शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, निवेशक, उनके निवेश को कोई गैरकानूनी तरीके से नुकसान न पहुंचाए, इसके लिए कौन सी बॉडी एस्टेब्लिश कर रखी है भारत की सरकार ने? आप नाम बताइए जल्दी, मैसेज करके, कमेंट करके। भारत के शेयर बाजार में निवेशकों के हितों की रक्षा संरक्षण के लिए भारत सरकार ने कौन सी नियामक संस्था स्थापित कर रखी है, उसका नाम बताइए। सेबी, सेबी, SEBI, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी तो आप जानते होंगे, सभी पढ़ते हैं इकोनॉमी में, सेबी। सेबी, SEBI, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। देखिए, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। सेबी के बारे में आप फैक्ट्स जानते होंगे, लेकिन ये बेसिक सी बात है कि वो निवेशकों के हितों, निवेशकों के अधिकारों की रक्षा के लिए है, सेबी। तो बच्चों, क्लियर हुआ आपको कि कितना तरह से स्पेशलाइजेशन किया जा सकता है मानवाधिकारों का, और कितना वृहद स्कोप है, कितना कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट है मानवाधिकारों का। आपको क्लियर हुआ होगा इस स्लाइड के माध्यम से। और आपको इन सभी के मानवाधिकारों को पढ़ते हुए चलना है, ऑब्जर्व करते हुए चलना है। ठीक है बच्चों। शिवम गंगवार जी कह रहे हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो मानवाधिकारों का कॉन्सेप्ट है, ये कई सदियों में विकसित हुआ है, कई देशों में ये विकसित हुआ है, खास तौर पर यूरोप के देशों में ये विकसित हुआ है, यूरोप और अमेरिका।
वहां से ये फिर पूरी दुनिया में इसको एक्सेप्ट किया गया, एडॉप्ट किया गया मॉडर्न टाइम्स में। और मानवाधिकारों के जो कॉन्सेप्ट आए, इंस्टीट्यूशन बने, संस्थाएं स्थापित हुई, अंतर्राष्ट्रीय कानून के दस्तावेज लिखे गए, उनको देशों ने स्वीकार किया, उन पर सिग्नेचर किए, उनको रेटिफाई किया। इस प्रोसेस से पहले बहुत सारे थिंकर्स हुए हैं, चिंतक हुए हैं, जिन्होंने मानवाधिकारों के कॉन्सेप्ट को दिया, मानवाधिकारों के कॉन्सेप्ट, उसकी संकल्पना को दिया चिंतकों ने, राजनीतिक चिंतकों ने, जिनमें अनेकों के नाम हम जानते हैं, जिनके बारे में हमारे से सिविल सेवा परीक्षा में पूछा भी जाता है। जैसे महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का क्या योगदान है वो पढ़ेंगे हम। कार्ल मार्क्स का नाम आप जानते ही होंगे, कार्ल मार्क्स। और भी बहुत सारे हुए हैं, हम सिर्फ 5 की चर्चा करेंगे ताकि मैं आपको समझा दूं ये डायमेंशन भी कि थिंकर्स कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं। जॉन लॉक की बात करते हैं सबसे पहले। जॉन लॉक ब्रिटेन में एक थिंकर हुए हैं, जॉन लॉक। इन्होंने नेचुरल राइट्स का कॉन्सेप्ट दिया। उस समय ह्यूमन राइट्स नहीं बोला जाता था, नेचुरल राइट्स बोला जाता था। नेचुरल राइट्स, नेचुरल राइट्स। इन्होंने कहा कि नागरिकों के, व्यक्तियों के कुछ नेचुरल राइट्स होते हैं और उनको कोई नहीं छीन सकता। और इन्होंने 3 नेचुरल राइट्स बताए, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी। लाइफ, जीवन जीने का अधिकार, लिबर्टी यानी स्वतंत्रता का अधिकार, और प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी, 3 नेचुरल राइट्स की बात करी जॉन लॉक ने। और जॉन लॉक ने कहा कि राज्य का तो अस्तित्व ही इसलिए है कि वो नागरिकों के इन अधिकारों की रक्षा करे, और अगर राज्य इन अधिकारों की रक्षा नहीं करता तो उसे अस्तित्व में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और ये अधिकार नागरिक अपने पास रखते हैं, ये किसी भी परिस्थिति में राज्य को नहीं सौंपते। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि जॉन लॉक किस तरह से मानवाधिकारों के कॉन्सेप्ट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। नेचुरल राइट्स की बात कर रहे हैं, जिनको आगे चलकर मानवाधिकार कहा जाने लगा। नेचुरल राइट्स यानी प्राकृतिक अधिकार। ठीक है बच्चों। उसके बाद मोंटेस्क्यू की बात कर लेते हैं। मोंटेस्क्यू फ्रांस में हुए। इन्होंने शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चों, कमेंट करके बताइए। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत यानी सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत। इन्होंने ये कहा कि अगर नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जानी है, लिबर्टी की रक्षा की जानी है, स्वतंत्रता की रक्षा की जानी है, तो फिर शक्तियों का विभाजन करना होगा। सरकार की शक्तियों को 3 अंगों में बांटना होगा। कार्यपालिका विधायिका से अलग करनी पड़ेगी, न्यायपालिका जो है वो भी विधायिका से अलग करनी पड़ेगी। यानी सरकार के जो कार्य हैं उन्हें 3 हिस्सों में बांटा जाए, कार्यकारी, विधायी और न्यायिक कार्य। और सरकार के 3 अलग अलग अंग बनाए जाएं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, जो अपने अलग अलग कार्य करें। यानी शक्ति का विकेंद्रीकरण, शक्ति का पृथक्करण, ताकि शक्ति का केंद्रीकरण ना हो, जिससे कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हो सके, उनकी लिबर्टी की रक्षा हो सके। तो यहां पे आप फिर देख रहे हैं कि ये इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से मोंटेस्क्यू क्या कर रहे हैं, शक्तियों का पृथक्करण लागू कर रहे हैं, लागू करने की सिफारिश कर रहे हैं, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन, ताकि लिबर्टी, नागरिकों की लिबर्टी को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये इनका कंट्रीब्यूशन है। कार्ल मार्क्स की बात तो हम कल भी कर चुके हैं। कार्ल मार्क्स जो है उन्होंने लेबर राइट्स की बात की, श्रमिकों के शोषण पर उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा एक कॉन्सेप्ट दिया, बहुत ही सिस्टमेटिक कॉन्सेप्ट। तो उसमें उन्होंने श्रमिकों के अधिकारों की बात करी, यानी लेबर राइट्स की बात करी।
इकोनॉमिक राइट्स की बात करी, इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड इकोनॉमिक फ्रीडम की बात करी। तो मार्क्स का कंट्रीब्यूशन आपको क्लियर है कि उन्होंने जो है श्रमिक अधिकारों की बात करी, श्रमिक अधिकारों की। श्रमिक अधिकारों की बात करी। मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट ब्रिटेन में हुई महिला हैं ये। इनका तो नाम आपने पहली बार सुना होगा। इन्होंने नारीवादी आंदोलन की शुरुआत करी, यानी फेमिनिस्ट मूवमेंट की शुरुआत करी। ये महिलाओं के अधिकारों की बात करती थी, महिलाओं के अधिकारों की। इन्होंने जो है महिला अधिकारों की बात करी, महिलाओं के राइट्स की। महिलाओं के अधिकारों की। इन्होंने महिलाओं के अधिकारों की बात करी, नारीवादी धारा की शुरुआत करी, फेमिनिस्ट मूवमेंट की शुरुआत करी। महात्मा गांधी के बारे में तो आप जानते हो, महात्मा गांधी ने भारतीय नागरिकों को आत्मनिर्णय का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया आजीवन। आत्मनिर्णय का अधिकार यानी कि राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। इसके अलावा सविनय अवज्ञा का अधिकार लागू किया भारत में, सिखाया लोगों को। शांतिपूर्वक जन आंदोलन चलाने का अधिकार, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का अधिकार, ये सभी अधिकारों की बात करी, अपने जीवन में उतारा, सार्वजनिक जीवन में लागू किया, यानी आत्मनिर्णय के अधिकार को कंट्रीब्यूट किया इन्होंने आजीवन। आत्मनिर्णय का अधिकार, आत्मनिर्णय का अधिकार, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, आत्मनिर्णय का अधिकार। और इसके अलावा सविनय अवज्ञा प्रदर्शित करने का अधिकार, पॉलिटिकल राइट्स, वोट डालने के अधिकार की वकालत, संविधान सभा निर्मित करने के अधिकार की मांग। तो गांधी जी का जो पूरा जीवन रहा वो भारतीयों के लिए और सामान्यतः देखा जाए तो सभी मानवों के लिए अधिकारों की मांग करते हुए ही गुजरा। तो यहाँ पे आपने देखा कि मानवाधिकार चिंतन में कैसे विभिन्न देशों के अलग अलग थिंकर्स ने, चिंतकों ने योगदान दिया है। तो ये क्लियर हुआ आपको। इसके अलावा भी मतलब बहुत सारे थिंकर्स हैं, बहुत सारे थिंकर्स हैं जिनके नाम आपके सामने कभी ना कभी आते चले जाएंगे जैसे जैसे आप तैयारी करते चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। मानवाधिकारों से संबंधित दस्तावेज देख लेते हैं। मानवाधिकारों का कॉन्सेप्ट जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित हुआ है उससे संबंधित दस्तावेज देख लेते हैं। मानवाधिकारों संबंधी दस्तावेज, मानवाधिकारों संबंधी दस्तावेज। 1215 में ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा आया, ये आपको पता होगा, हम कई बार चर्चा कर भी चुके हैं। मैग्ना कार्टा एक ऐसा डॉक्यूमेंट था जिसमें पहली बार मानवाधिकारों जैसी किसी संकल्पना की चर्चा की गई थी और ब्रिटेन के राजा ने वहां के नागरिकों के लिए कुछ अधिकार जो है उनको स्वीकार किया था कि हाँ ये अधिकार नागरिकों को हैं, या कहें कि प्रजा को हैं, जो उस समय प्रजा ही होती थी, नागरिक नहीं होते थे। तो ये पहला डॉक्यूमेंट है जो मानवाधिकारों की दिशा में कदम बढ़ाता हुआ दिखता है। ब्रिटेन 1215 मैग्ना कार्टा। उसके बाद 1689 में ब्रिटेन में ही अधिकारों का घोषणा पत्र आया, इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स, इसमें बात करी गई। 1789 में अमेरिका का संविधान स्वीकार किया गया, अमेरिका का संविधान। इसमें कई तरह के मानवाधिकारों को जो है स्वीकार किया गया, लिखा गया। ठीक है बच्चों। 1791 में अमेरिका में ही अधिकारों का घोषणा पत्र लाया गया, यानी अमेरिका के संविधान में पहले 10 संविधान संशोधन किए गए।
और उसके माध्यम से नागरिकों के कुछ सिविल और पॉलिटिकल राइट्स जो थे वो डिक्लेयर किए गए, संविधान में शामिल किए गए। जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, शस्त्र रखने का अधिकार, ये सभी। 1789 में फ्रांस में एक और 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई, तो वहां पे एक और दस्तावेज जारी किया गया, घोषणा पत्र जारी किया गया, पुरुषों और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा। इसमें फिर से मानवाधिकारों को एक नया रूप दिया गया, कई सारे मानवाधिकार जो है वो शामिल किए गए। ठीक है बच्चों। 1848 में ब्रिटेन में कार्ल मार्क्स के नेतृत्व में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नाम का दस्तावेज जारी किया गया, जो मार्क्सवाद का आधार बना और जिसमें श्रमिकों के अधिकारों की बात बहुत मुखर रूप से की गई। श्रमिकों के अधिकारों की बात बहुत मुखर रूप से की गई। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये सभी वे दस्तावेज हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाए गए, जिनमें मानवाधिकारों का इतिहास जो है वो आगे बढ़ता चला गया, यानी मानवाधिकारों का कॉन्सेप्ट जो है वो मैच्योर होता चला गया, ग्रो करता चला गया। ठीक है बच्चों। एक बच्चे को ब्लॉक मार दो, रोहित सिंह राजपूत को। ठीक है बच्चों। 1919 में यूरोप में लीग ऑफ नेशंस संधि करी गई। प्रथम विश्व युद्ध जो है, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। उसके बाद वर्साय की संधि करी गई, जिसमें कई सारी संधियां करी गई। उसी में एक संधि थी लीग ऑफ नेशंस संधि, जिसके माध्यम से लीग ऑफ नेशंस को स्थापित किया गया, यानी एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था जिसने संयुक्त राष्ट्र का आधार तैयार किया। ठीक है बच्चों। तो यहां भी लीग ऑफ नेशंस जो संस्था थी, उसे कई सारे मानवाधिकारों को लागू करने की जिम्मेदारी दी गई। तो यह भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज था। 1945 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए। यहां से संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की शुरुआत होती है, यूनाइटेड नेशंस की, जिसके नेतृत्व में पूरा जो मानवाधिकारों का आधुनिक ढांचा है वो विकसित हुआ है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट था। 1945 में अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए। 1948 में अमेरिका में ही यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पर हस्ताक्षर हुए। इस डॉक्यूमेंट की चर्चा हम पिछली स्लाइड्स में काफी डिटेल में कर चुके हैं। इस डॉक्यूमेंट की चर्चा हम काफी डिटेल में पिछली स्लाइड्स में कर चुके हैं। और 1950 में भारत की संविधान सभा ने भारत का संविधान जो है वो स्वीकार कर लिया और 26 जनवरी 1950 को वो लागू हो गया। ठीक है बच्चों। तो इतनी लंबी प्रक्रिया से गुजर के, यानी 1215 से लेके 1950 तक, और विभिन्न दस्तावेजों के माध्यम से मानवाधिकारों की जो यात्रा है वो आगे बढ़ी है और यहां पहुंची है जहां आज हम हैं। क्लियर है बच्चों। तो ये सभी दस्तावेज जो हैं, ये इनका नाम आपको पता होना चाहिए, इनका वर्ष आपको पता होना चाहिए, किस देश से ये संबंधित है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि राज्य व्यवस्था आपके पाठ्यक्रम में है, विश्व इतिहास भी आपके पाठ्यक्रम में है, निबंध के लिए भी उपयोगी है और प्राथमिक परीक्षा में भी इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये क्लियर हुआ बच्चों आपको। मैं आप लोगों के कमेंट्स देख रहा हूं, कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। यस सर, जी सर। बच्चों पढ़ाई में ध्यान दीजिए। आप में से कुछ बच्चों का ध्यान जो है वो इधर उधर है, ये ठीक बात नहीं है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है, आपको फोकस करनी चाहिए। मिस करोगे तो फिर दोबारा समझने में प्रॉब्लम आएगी। सर अमेरिका और भारत के संविधान में अभी तक कितनी बार संशोधन किया गया है?
भारत के संविधान में तो 105 संविधान संशोधन अधिनियम लाए गए हैं आज तक। 105 संविधान संशोधन अधिनियम। अमेरिका की एग्जैक्ट जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन इतने संविधान संशोधन नहीं हुए हैं, काफी कम संविधान संशोधन हुए हैं अमेरिका के संविधान में। 10 संविधान संशोधन तो एक साथ ही शुरुआत में ही हो गए थे। एक स्लाइड समझ नहीं आ रही है सर, कौन सी स्लाइड की बात कर रहे हैं नूर हसन जी, आप बताइए, दोबारा देख लेते हैं एक बार। शिखा वर्मा, वेल एक्सप्लेन्ड सर, थैंक यू। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। मानवाधिकारों के विकास का इतिहास एक बार देख लेते हैं, काफी एक स्टोरी के रूप में, ज्यादा बर्डन आपको नहीं लेना है, कई सारी घटनाओं की चर्चा होगी, बस एक कहानी के रूप में सुन लीजिए, एक बेसिक स्ट्रक्चर आपके माइंड में बन जाएगी जिससे आगे आपको लाभ होगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। मानवाधिकारों के विकास का इतिहास। मानवाधिकारों के विकास के इतिहास की जो शुरुआत होती है वो मैग्ना कार्टा से होती है। जैसा हमने बताया, ब्रिटेन में निरंकुश राजतंत्र हुआ करता था और वहां पे एक जनप्रतिनिधि संस्था की स्थापना भी की गई थी। तो उन दोनों के बीच जो है पावर की टसल चलती रहती थी कि शक्ति किस में ज्यादा हो, किस में कम हो। पहले तो शक्ति राजा में ही ज्यादा होती थी। गुरुजी ये लक्ष्मीकांत में चैप्टर कहाँ है बता दीजिए। रिंकू राजपूत जी, ये चैप्टर आपको, ये टॉपिक्स जो है ये एम लक्ष्मीकांत बुक के किसी एक अध्याय में आपको नहीं मिलेंगे। अभी हम आपकी फाउंडेशन क्लास पढ़ रहे हैं, एक क्लास और बची है जो मंडे को होगी, उसके बाद हम एक एक चैप्टर लेकर चलेंगे। अभी आपको समझाने के लिए मैं कुछ कॉन्सेप्ट समझाता हुआ चल रहा हूं। जैसे एक क्लास में मैंने आपको लोकतंत्र की संकल्पना समझाई, एक में गणतंत्र क्या होता है वो बताया, एक में समाजवादी राज्य समझाया। तो इसी तरह अभी हम एक एक करके कॉन्सेप्ट पढ़ते हुए चल रहे हैं। अभी आज हम मानवाधिकार की संकल्पना पढ़ रहे हैं, तो ये आपको एम लक्ष्मीकांत बुक में किसी एक अध्याय में नहीं मिलेगा। आप क्लास को ध्यान से सुनिए, देखिए, और उसके बाद क्लास के बाद जो पीडीएफ आपको अवेलेबल होगी उसको स्टडी कीजिएगा प्रॉपर। थोड़ा गूगल की हेल्प भी आप ले सकते हैं और इन दोनों को मिलाकर एक स्टोरी मानवाधिकारों को लेकर आपके माइंड में बन जाएगी। काफी सारी डायमेंशंस आपको खुली हुई मिल जाएंगी यहाँ पे क्लास के माध्यम से। तो उससे आपका सोचने का, समझने का दायरा जो है थोड़ा बड़ा हो जाएगा। और उसके बाद जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स चैप्टर पढ़ेंगे, तो वो आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो ब्रिटेन में राजा बनाम संसद की जो टसल चली कई सदियों तक, उसमें धीरे धीरे निरंकुश राजा की शक्ति घटती चली गई और संसद यानी जनप्रतिनिधि संस्था की शक्ति बढ़ती चली गई। और इसी के साथ साथ मानवाधिकारों का कॉन्सेप्ट जो है वो विकसित होता चला गया, क्योंकि जनप्रतिनिधि संस्था अगर पावरफुल होगी इसका मतलब है जनता पावरफुल होगी, और जनता पावरफुल होगी यानी कि जनता के पास अधिकार आएंगे। क्लियर है बच्चों? तो ब्रिटेन की हिस्ट्री रही, काफी कंट्रीब्यूट किया इसने मानवाधिकारों को। फ्रांस की क्रांति जो है 1789 में हुई, इसमें भी संघर्ष वही था कि निरंकुश राजा वहां पे था, उसको वहां की जनता ने उखाड़ फेंका और वहां पे अपने अधिकारों की घोषणा करी खुद ही। तो यहां से भी फिर मानवाधिकारों का कॉन्सेप्ट आगे बढ़ा। औद्योगिक क्रांति हुई यूरोप में 1750 में, ब्रिटेन से शुरू हुई, फिर 19वीं सदी में वो जर्मनी पहुंची, इटली पहुंची, फ्रांस भी पहुंची, रूस भी पहुंची। तो इस प्रोसेस में एक श्रमिक वर्ग, लेबर क्लास अस्तित्व में आया।
लेबर क्लास अस्तित्व में आई, और लेबर क्लास अस्तित्व में आई तो फिर लेबर राइट्स का कॉन्सेप्ट अस्तित्व में आया। तो औद्योगिक क्रांति से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है कई चीजें, जैसे निवेशकों के अधिकार, जैसे पूंजीपतियों के अधिकार, जैसे श्रमिकों के अधिकार। ठीक है बच्चों, और श्रमिकों के अधिकारों को लेकर जब आंदोलन चला समाजवाद के नाम से, समाजवाद के अनेक रूपों के नाम से, तो उससे फिर श्रमिक वर्ग का जो है एम्पावरमेंट यानी सशक्तिकरण धीरे 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 होता चला गया। तो औद्योगिक क्रांति का कंट्रीब्यूशन है मानवाधिकारों के विकास में। उसके बाद अमेरिका में एक गृह युद्ध चला जो 1861 से 65 तक चला। 1861 से 65 तक चला। इसमें क्या हुआ कि अश्वेत लोग जो अमेरिका में उस समय थे, जो दास होते थे, दास यानी कि स्लेव, गुलाम, उनको फ्री किया जाए या नहीं, इस मुद्दे पर जो है अमेरिका में एक गृह युद्ध लड़ा गया। यानी उत्तरी अमेरिका के राज्य और दक्षिणी अमेरिका के राज्यों के बीच में मिलिट्री वॉर हुआ, 4 सालों तक चला, 1861 से 1865। और जो मुद्दे उस समय थे उस युद्ध के, उनमें से एक मुद्दा ये था कि अश्वेत लोग जो दास होते थे, स्लेव होते थे, उन्हें मुक्त किया जाए या नहीं, यानी उन्हें उनके अधिकार दिए जाएं या नहीं, स्वतंत्र किया जाए या नहीं, राइट टू लिबर्टी उनको दिया जाए कि नहीं। और उसके बाद ये गृह युद्ध जो है 4 साल चला, समाप्त हुआ। उसके बाद जो है अमेरिका में अश्वेतों को दासत्व से मुक्त कर दिया गया, यानी उन्हें जो है लिबर्टी प्राप्त हुई, स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो ये उनके अधिकारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। हालांकि उन्हें अमेरिका का पूर्ण नागरिक नहीं बनाया गया, लेकिन उनको कम से कम दासत्व से तो मुक्ति मिली। तो अमेरिकी गृह युद्ध का काफी योगदान है मानवाधिकारों के विकास में। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1918। इस विश्व युद्ध के दौरान कई देशों में राजतंत्रात्मक व्यवस्था का पतन हो गया, जैसे कि जर्मनी में राजतंत्रात्मक व्यवस्था का पतन हो गया, रूस में राजतंत्रात्मक व्यवस्था का पतन हो गया। तो इससे क्या हुआ कि मानवाधिकारों का कॉन्सेप्ट आगे बढ़ा, गणतंत्र स्थापित किए गए, उनमें मानवाधिकार, मानवों को, नागरिकों को कुछ अधिकार प्राप्त हुए। तो ये प्रथम विश्व युद्ध का कंट्रीब्यूशन है मानवाधिकारों के विकास को। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही 1917 में रूस में क्रांति हुई, साम्यवादी क्रांति। तो वहां से जो है लेबर राइट्स यानी श्रमिकों के अधिकारों को बल मिला काफी ज्यादा। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा मानवाधिकारों के विकास में, 1939 टू 45। एक बात यह हुई कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मानवाधिकारों का बहुत बड़े पैमाने पर उल्लंघन हुआ, बहुत ही बड़े पैमाने पर, जिसमें मेजर कंट्रीब्यूशन जो था वो एडोल्फ हिटलर का था, जिसने जर्मनी के और यूरोप के अन्य देशों के यहूदियों के साथ बहुत ही ज्यादतियां की, उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन किया बहुत ही बड़े पैमाने पर। तो जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने ये प्रश्न खड़ा हो गया कि क्या किसी भी राज्य को, किसी भी देश को यह अधिकार है कि वो अपने नागरिकों के साथ कैसा भी व्यवहार करे। तो इस प्रश्न का जब जवाब खोजा गया तो फिर समाधान ये निकाला कि कोई संस्था स्थापित की जाए, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों जैसी कोई कॉन्सेप्ट लाया जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ संस्थाएं स्थापित की जाए जो शांति की स्थापना रखें, कलेक्टिव प्रयासों के माध्यम से शांति एंश्योर करें। क्योंकि सबसे ज्यादा मानवाधिकारों को हानि तभी होती है जब अशांति होती है, युद्ध हो या गृह युद्ध हो या और कोई ऐसा वातावरण हो जिसमें हिंसा हो रही हो। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में युद्ध की विभीषिका को जब मानवता ने झेला तो उसके बाद ये रियलाइज हुआ मानवता को, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को, कि अंतर्राष्ट्रीय कानून को विकसित किया जाए, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को स्थापित किया जाए जो कलेक्टिव एफर्ट्स के माध्यम से इंटरनेशनल लेवल पर पीस, शांति एंश्योर करे और इसी प्रोसेस में मानवाधिकारों की रक्षा करे।
तो इसी प्रोसेस में फिर यूनाइटेड नेशन चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए, यूनाइटेड नेशंस एस्टेब्लिश किया गया और उसका पूरा ढांचा धीरे धीरे विकसित किया गया, उसकी विभिन्न संस्थाएं स्थापित करी गई। ठीक है बच्चों, यहां तक आपको समझ में आया? ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को आप जानते ही हैं, काफ़ी इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको होगी ही। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया मानवाधिकारों के कॉन्सेप्ट को। उसकी वजह ये रही कि एक तो भारत एक इतना बड़ा देश है, इतनी ज़्यादा जनसंख्या तुलनात्मक रूप से भारत में हमेशा मौजूद रही है, ऊपर से इतना विविधता भरा हुआ देश है। तो ऐसे देश में जनता को राजनीतिक रूप से जागरूक करना, राजनीतिक रूप से सक्रिय करना, राजनीतिक रूप से संगठित किया गया, उनको उनके राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया, राजनीतिक संगठन बनाना उनको सिखाया गया, शांतिपूर्वक राजनीतिक आंदोलन चलाना उनको सिखाया गया और उनको ये बताया गया कि आपको जो है आत्मनिर्णय का अधिकार छीनना है ब्रिटिशर्स से, ब्रिटिश साम्राज्यवादी सरकार से। आपको जो है राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है वो क्लेम करना है। इसके अलावा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से भारत के लोगों को परिचित कराया इंडियन नेशनल मूवमेंट के लीडर्स ने अपनी जनसभाओं के माध्यम से, अपने समाचार पत्रों के माध्यम से, अपनी पुस्तकों के माध्यम से। तो भारत जैसे देश में आधुनिक अर्थों में राजनीतिक चेतना को लाना इंडियन नेशनल मूवमेंट ने जो किया, ये अपने आप में मानवाधिकारों के इतिहास में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी सिविल राइट्स मूवमेंट चला, ये 1954 से 1968 तक चला। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अमेरिकी गृह युद्ध जब हुआ था तो अश्वेत लोगों को दासता से मुक्त कर दिया गया था, लेकिन उनको नागरिकता के सभी अधिकार नहीं दिए गए थे। 1954 तक भी स्थिति ये थी कि अमेरिका में अश्वेत लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं था, सभी अश्वेतों को वोट डालने का अधिकार नहीं था और उनको रंग के आधार पर गोरे लोगों से अलग रखा जाता था। कानूनी व्यवस्था इस तरह की थी, रेशियल सेग्रीगेशन की व्यवस्था थी। सार्वजनिक जो बसेस होती थी उनमें भी अश्वेतों के बैठने की व्यवस्था अलग होती थी और गोरों के बैठने की व्यवस्था अलग होती थी। तो एक तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया था, लीगलाइज किया गया था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अमेरिका में रंग के आधार पर। तो इसके खिलाफ जो है शांतिपूर्ण आंदोलन चला, सविनय अवज्ञा आंदोलन चला, वहां पर भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शांतिपूर्ण। वहां पे लीडर उस समय हुए मार्टिन लूथर किंग जूनियर, आपने नाम सुना होगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर। उनके नेतृत्व में ये सिविल राइट्स के लिए आंदोलन चलाया अमेरिका के अश्वेतों ने। तो उसके बाद जो है काफी अमेरिका में सुधार हुए, वहां पे कई सारे संघीय सरकार ने कानून पास किए, वहां की सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे निर्णय दिए और 1965 में अश्वेतों को वोट डालने का अधिकार मिला। 1965 में अश्वेतों को वोट डालने का अधिकार मिला। तो ये इस तरह से यहाँ पे अश्वेतों के अधिकारों को लेकर काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा अमेरिकी सिविल राइट्स मूवमेंट का। तो इसकी भी बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके बाद शीत युद्ध कोल्ड वॉर चला 1947 से 1991 तक। कोल्ड वॉर के दौरान भी मानवाधिकारों का काफी बड़े पैमाने पर उल्लंघन भी हुआ और मानवाधिकारों को काफी पुश भी मिला, क्योंकि कोल्ड वॉर में ईस्टर्न ब्लॉक वेस्टर्न ब्लॉक दो राजनीतिक विचारधाराएं थी, दो राजनीतिक गुट थे और वो उनमें से एक सिविल और पॉलिटिकल राइट्स को ज्यादा महत्व देते थे, दूसरे जो है इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स को ज्यादा महत्व देते थे। तो उन्होंने अपने अपने ब्लॉक्स में, अपने अपने राजनीतिक प्रभाव क्षेत्र में अपने अपने पसंद के जो राइट्स थे उनको प्रमोट किया। तो शीत युद्ध का भी काफी निगेटिव और काफी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन रहा मानवाधिकारों के विकास के इतिहास में।
इसके बाद नेल्सन मंडेला का आपने नाम सुना होगा, नेल्सन मंडेला का। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया काफी टाइम, यानी एंटी अपार्थाइड मूवमेंट, एंटी अपार्थाइड मूवमेंट का उन्होंने नेतृत्व किया। और दक्षिण अफ्रीका में एक जो संस्थागत रूप दिया गया था रंगभेद नीतियों को, जिसका सामना गांधी जी को भी करना पड़ा था जब वो दक्षिण अफ्रीका में थे, तो उसी का सामना नेल्सन मंडेला ने किया। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के वो लीडर थे, उन्होंने आंदोलन चलाया, लंबे समय तक वो जेल में रहे, उसके बाद वो जेल से छूटे। तो कुल मिलाकर 1991 में दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद पर आधारित जो सिस्टम था, जो संस्थाएं थी, वो समाप्त हो गई और वहां पे जो वहां के अश्वेत लोग थे उनको अधिकार मिले, राजनीतिक अधिकार, पॉलिटिकल राइट्स, वोट डालने का अधिकार वगैरह वगैरह। तो इस घटनाक्रम का भी काफी कंट्रीब्यूशन रहा है मानवाधिकारों के विकास के इतिहास में। तो मानवाधिकारों का विकास का इतिहास आपने देखा कि कितने लंबे समय में, कितनी सारे युद्धों से गुजरकर, गृह युद्धों से गुजरकर, क्रांतियों से गुजरकर, शांतिपूर्ण आंदोलनों से गुजरकर, शीत युद्धों से गुजरकर जो है मानवाधिकारों का कॉन्सेप्ट वहां पहुंचा है जहां आज हम खड़े होकर इसके बारे में जान रहे हैं। तो इन सभी घटनाओं की आपको जानकारी होनी चाहिए बेसिक, कि इनमें क्या क्या हुआ और उसका वैश्विक व्यवस्था जो है उस पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आपके कमेंट्स में देख रहा हूं, कोई प्रश्न हो तो बताइए। कोल्ड वॉर क्या है? देखिए, कोल्ड वॉर एक ऐसा युद्ध था जो एक्चुअल में कभी युद्ध हुआ नहीं डायरेक्टली, अमेरिका के नेतृत्व वाले गुट में और सोवियत यूनियन के नेतृत्व वाले गुट में, लेकिन उन दोनों के बीच हमेशा युद्ध की स्थिति बनी रही, बहुत ही खतरनाक वाली। और प्रॉक्सी वॉर, ये दोनों गुट जो है अलग अलग देशों में लड़ते रहे, लेकिन आमने सामने डायरेक्ट कभी ये नहीं लड़े, युद्ध नहीं हुआ। तो कोल्ड वॉर इसको इसलिए बोलते हैं कि एक्चुअल वॉर कभी नहीं हुआ, लेकिन युद्ध की परिस्थिति हमेशा बनी रही, तो इसीलिए इसको कोल्ड वॉर बोला जाता है। कोल्ड वॉर मैंने अभी अभी बता दिया, नीलाक्षी वर्मा जी। शीत युद्ध, आकाश सिंह कह रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स को इंडिया या कोई देश चेंज कर सकते हैं। देखिए, कोई भी देश किसी भी अधिकार को, कोई नया अधिकार आता है उसको, उसका सुझाव दे सकता है यूएन की बॉडीज को कि इसको भी मानवाधिकारों में शामिल कर लिया जाए। उसके बाद यूएन की बॉडीज जो है उस पर विचार करती हैं, और अगर उनको लगता है कि ये वाकई में एक रिलेवेंट कॉन्सेप्ट है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है उसको मानवाधिकारों से संबंधित जो अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज हैं उनमें शामिल कर सकती है। ये संयुक्त राष्ट्र की बॉडीज पर निर्भर है, कोई भी देश रिकमेंड कर सकता है, रिकमेंडेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लास अभी 10 से 15 मिनट और चलेगी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। मानवाधिकार संबंधी संगठन, मानवाधिकार संबंधी संगठन, मानवाधिकार जो है वो 3 स्तरों पर लागू किए जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर और विभिन्न नामों से राष्ट्रीय स्तर पर भी। राष्ट्रीय स्तर पर जैसे कि हमने शुरू में बात की कि मानवाधिकारों के एक हिस्से को भारत के संविधान निर्माताओं ने फंडामेंटल राइट्स नाम देकर, मौलिक अधिकार नाम देकर भारत के संविधान के अध्याय 3 में शामिल कर लिया और उसको एक विशेष संवैधानिक दर्जा दे दिया। तो इस तरह से मानवाधिकारों के किसी न किसी हिस्से को कोई भी देश अपने राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी नाम से लागू कर सकता है, जैसे भारत ने फंडामेंटल राइट्स के नाम से लागू किया है। तो जब राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार लागू होते हैं तो संविधान के माध्यम से होते हैं, संविधान में उनको लिख दिया जाता है, सरकार के तीनों अंग उनको लागू करते हैं, ये बात हम कर चुके हैं। और अगर सरकार की विधायिका और कार्यपालिका उन अधिकारों को लागू ना कर पाए तो नागरिक जो है वो न्यायपालिका जा सकता है, जैसा कि भारत में व्यवस्था है।
इसके अलावा कोई आयोग भी स्थापित किया जा सकता है मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए, जैसे कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई है और ये स्थापित किया गया है 1993 के एक अधिनियम के माध्यम से, और उस अधिनियम का नाम था प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। यानी भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है वो एक वैधानिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो एक गैर संवैधानिक निकाय है, वो एक संविधानेतर निकाय भी कहा जाएगा उसको। इसके अलावा गैर सरकारी संगठन भी होते हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मानवाधिकारों को लागू करने का कार्य करते हैं। इससे अगली स्लाइड में हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के और राष्ट्रीय स्तर के कुछ गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओज की बात करेंगे जो मानवाधिकार के क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो गैर सरकारी संगठन भी काफी महत्वपूर्ण है, जिनमें कईयों के हेडक्वार्टर आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के रूप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो मानवाधिकारों को लागू करती हैं। लीग ऑफ नेशंस एक संस्था थी जो अभी अस्तित्व में नहीं है, वो करती थी। संयुक्त राष्ट्र के अस्तित्व में आने से पहले ये अस्तित्व में थी, उसके बाद ये समाप्त हो गई। तो लीग ऑफ नेशंस जो है वो इसी फील्ड में कार्य करती थी मानवाधिकारों के क्षेत्र में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है जो श्रमिकों के अधिकारों के लिए कार्य करती है, श्रमिकों के अधिकारों के लिए कार्य करती है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र की तो बात हम कर ही चुके हैं कि संयुक्त राष्ट्र और संयुक्त राष्ट्र की कई सारी बॉडीज हैं जो ह्यूमन राइट्स के फील्ड में कार्य करती हैं, उनको इम्प्लीमेंट करती हैं, उनको परिभाषित करती हैं। इसके अलावा उसमें कौन कौन सी बॉडी हैं, उसमें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है UNGA, यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा हो गई। UNSC हो गई, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद हो गई। यूनिसेफ हो गई, यूनिसेफ बच्चों के अधिकारों के लिए कार्य करती है। यूनिसेफ बच्चों के मानवाधिकारों के लिए कार्य करती है, क्लियर है। यूनेस्को हो गई, यूनेस्को ये शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकारों के लिए कार्य करती है, शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकारों के लिए कार्य करती है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल हो गई, संयुक्त राष्ट्र की ह्यूमन राइट्स काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, ये भी मानवाधिकारों के फील्ड में ही कार्य करती है। UN वीमेन हो गई, UN वीमेन UN की ही एक बॉडी है जो महिलाओं के अधिकारों के लिए कार्य करती है, महिलाओं के मानवाधिकारों के लिए कार्य करती है। इसके अलावा ICC हो गई, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय, जो बड़े बड़े अपराधी होते हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर डिसीजन मेकर्स होते हैं और बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं, जैसे कि युद्ध अपराध, नरसंहार जिसको जिनोसाइड बोलते हैं, इस तरह के अपराधों के आरोप जिन लोगों पर लगते हैं उनको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में उन पर मुकदमा चलाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हो गया, ये आपको पढ़ना चाहिए, इसके बारे में जानना चाहिए। UN वीमेन हो गई, महिला अधिकारों के लिए। ह्यूमन राइट्स काउंसिल हो गई, ये तो ओवरऑल सभी ह्यूमन राइट्स को कवर करती है। यूनिसेफ हो गई बच्चों के मानवाधिकारों के लिए। यूनेस्को हो गई शैक्षणिक और सांस्कृतिक मानवाधिकारों के लिए। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये तो सबसे बड़ी बॉडीज हैं, सबसे पावरफुल और प्रभावशाली बॉडीज हैं संयुक्त राष्ट्र की, जो मानवाधिकारों के क्षेत्र में लगातार कार्य करती रहती हैं। क्षेत्रीय स्तर पर भी लागू होते हैं मानवाधिकार, जैसे कि यूरोपियन यूनियन के लेवल पर, यूरोपीय संघ के लेवल पर। यूरोप के कई देशों ने आपस में मिलकर एक क्षेत्रीय इकाई, राजनीतिक इकाई बनाई है, यूरोपीय संघ। तो यूरोपीय संघ के लेवल पर ये एक संस्था है जो मानवाधिकारों को लागू करती है।
यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा कि मानवाधिकार संबंधी संगठन कौन कौन से हैं, कैसे कैसे वो लागू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू होता है, क्षेत्रीय स्तर पर लागू होता है और राष्ट्रीय स्तर पर भी लागू होता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। मैं आपके कुछ कमेंट्स देख लेता हूं एक बार। बच्चों एक एक चीज जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपके लिए रिलेवेंट है, प्रासंगिक है पॉलिटी को समझने के लिए, राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए, एम लक्ष्मीकांत की राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए। उसके लिए आपको कुछ चीजों को कहानी के रूप में समझना जरूरी है, एक माइंड में एक स्ट्रक्चर बननी जरूरी है। उसके बाद आपके लिए एम लक्ष्मीकांत सिर्फ अनुच्छेदों का संग्रह मात्र नहीं होगी, वो एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बुक आपको नजर आएगी और आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे, उसको आत्मसात कर पाओगे और उसके बेस पर आप फैक्चुअल आंसर तो दे ही पाओगे, कॉन्सेप्चुअल उत्तर भी दे पाओगे। ठीक है बच्चों, तो पूरे फोकस के साथ बने रहिए। आपकी फाउंडेशन क्लास है आज, एक क्लास और बची है हमारी जिसमें हम वेलफेयर स्टेट पढ़ेंगे, लोक कल्याणकारी राज्य क्या होता है, मंडे को। और उसके बाद फिर हम एक एक चैप्टर को लेकर चलेंगे बिल्कुल क्रम से एम लक्ष्मीकांत के। ठीक है बच्चों, तो आपको समझने में आसानी होगी। और जब हम 100 क्लासेस में एम लक्ष्मीकांत फिनिश करेंगे तो आपको एहसास होगा कि पहली 10 क्लासेस जो आपने पढ़ी थी वो बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट भी थी, बहुत ही ज़्यादा प्रासंगिक भी थी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। एक स्लाइड और बची है हमारी आज की क्लास की, उसको कर लेते हैं। एनजीओज, गैर सरकारी संगठन मानवाधिकारों के फील्ड में कार्य करने वाले, मानवाधिकारों के फील्ड में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठन, यानी मानवाधिकारों के फील्ड में सरकारी संगठन भी कार्य करते हैं, सरकार की बॉडीज अंग भी कार्य करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी कार्य करते हैं और गैर सरकारी संगठन भी कार्य करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी और राष्ट्रीय स्तर के भी। तो हम इनको देख लेते हैं, कौन कौन से इंटरनेशनल एनजीओ हैं जो मानवाधिकार के फील्ड में कार्य करते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का नाम आपने सुना होगा, कई बार इसका मुख्यालय वगैरह पूछ लिया जाता है फैक्चुअल किसी पेपर में। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है ये पारदर्शिता के लिए कार्य करता है सरकारी स्तर पर, मतलब किस देश की सरकार कितनी पारदर्शी तरीके से कार्य कर रही है। और पारदर्शिता जो है अपने आप में मानवाधिकारों के लिए एक अच्छी बात होती है। किसी देश की सरकार, सरकारी तंत्र जितना ज्यादा पारदर्शी होगा उतना ही नागरिकों को उसके बारे में बेहतर जानकारी होगी और नागरिक अपने डेमोक्रेटिक राइट्स की जो है को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, उनको लागू करवा पाएंगे। तो पारदर्शिता के फील्ड में कार्य करना अपने आप में मानवाधिकारों के फील्ड में कार्य करने का ही दूसरा नाम है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो भी मानवाधिकारों के फील्ड में कार्य करता है। ह्यूमन राइट्स वॉच, ह्यूमन राइट्स वॉच HRW, ये भी मानवाधिकारों के फील्ड में कार्य करता है, विभिन्न देशों में सक्रिय है, काफी बड़ा और प्रसिद्ध संगठन है ह्यूमन राइट्स वॉच। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये पत्रकारों के हितों के लिए कार्य करने वाला एनजीओ है। और देखिए पत्रकारों की लोकतंत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है मानवाधिकारों के उल्लंघन को हाईलाइट करने में और मानवाधिकारों को संरक्षित कराने में सरकारों के माध्यम से पत्रकारों की बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो पत्रकारों से संबंधित जो ये एनजीओ है इसकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका है मानवाधिकारों के फील्ड में, पत्रकारों के अधिकारों के माध्यम से। ये विभिन्न देशों में पत्रकारों के अधिकारों की क्या स्थिति है, यानी कि प्रेस के अधिकारों की क्या स्थिति है,
फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति के अधिकार की क्या स्थिति है, उस फील्ड में कार्य करने वाला एनजीओ है जो मानवाधिकारों के लिए कार्य करता है। रिफ्यूजीज इंटरनेशनल, ये रिफ्यूजियों के अधिकारों के लिए काम करता है। देखिए दुनिया के तमाम हिस्सों में तमाम तरह के झगड़े फसाद चलते रहते हैं, तो लोग जो है अपने घरों से विस्थापित होते रहते हैं और फिर वे बन जाते हैं रिफ्यूजी। तो फिर उनको तमाम तरह की बेसिक सुविधाओं की भी जरूरत होती है और बहुत सारी हेल्प की जरूरत होती है। तो रिफ्यूजीज इंटरनेशनल जैसे अनेक एनजीओज ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिफ्यूजी लोगों की, शरणार्थी लोगों की सहायता करते हैं। ठीक है बच्चों। वीरेश जी बता रहे हैं कि भारत का मीडिया जो है वो किसी सूचकांक में किस स्थान पर था। ठीक है, ये रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है, ऐसी इंफॉर्मेशन आप न्यूज़पेपर में से पढ़ते रहिए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट मूवमेंट, ये एक बहुत ही पुराना एनजीओ है जो बहुत ही देशों में बहुत प्रभावशाली तरीके से कार्य कर रहा है मानवाधिकार के फील्ड में। ठीक है बच्चों। ग्रीन पीस, ग्रीन पीस एक और एनजीओ है जो एनवायरमेंटल राइट्स के फील्ड में कार्य करता है, पर्यावरणीय अधिकारों के बारे में, पर्यावरणीय अधिकारों के फील्ड में कार्य करता है ग्रीन पीस। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक एनजीओ है जो डॉक्टर्स अवेलेबल कराता है विश्व के ऐसे क्षेत्रों में जहां किसी किस्म का संघर्ष, युद्ध, गृह युद्ध या तनाव चल रहा है, जहां पर कोई डॉक्टर जाना नहीं चाहता, कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे क्षेत्रों में जहां हिंसा हो रही है, अशांति फैली हुई है, मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, लोग घायल हो रहे हैं, मर रहे हैं, महामारी फैल रही है, तो ऐसे क्षेत्रों में विश्व के ये एक इंटरनेशनल एनजीओ है डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जो डॉक्टर्स अवेलेबल कराता है, मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल कराता है। तो ये जो है राइट टू हेल्थ के फील्ड में कार्य करता है। तो ये आपने देखे इंटरनेशनल एनजीओज, ये तो कुछ ही हैं, इसके अलावा सैकड़ों प्रमुख एनजीओज हैं इंटरनेशनल लेवल पर जो मानवाधिकार के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में बहुत ही ज्यादा सक्रिय हैं और काफी प्रभावशाली भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा अगर भारत के एनजीओ की बात करें तो आपने कैलाश सत्यार्थी का नाम सुना होगा। कैलाश सत्यार्थी जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी भी जो है उनका एक एनजीओ है जो मानवाधिकारों के फील्ड में सक्रिय है। आप बताइए एनजीओ का नाम। उस एनजीओ का नाम है बचपन बचाओ आंदोलन। भारत के अगर एनजीओज की बात की जाए, गैर सरकारी संगठनों की, कुछ की, प्रमुख की, जो मानवाधिकारों के फील्ड में सक्रिय हैं, तो मैं नाम लूंगा कैलाश सत्यार्थी का। कैलाश सत्यार्थी जिनका एनजीओ है बचपन बचाओ आंदोलन, और ये किस फील्ड में कार्य करते हैं? ये बच्चों को लेबर से फ्री कराने का कार्य करते हैं, उनको शिक्षा दिलाने का कार्य करते हैं, यानी कि चाइल्ड राइट्स, बच्चों के मानवाधिकारों के लिए कार्य करते हैं, बच्चों के अधिकारों के लिए कार्य करते हैं कैलाश सत्यार्थी और उनका एनजीओ जिसका नाम है बचपन बचाओ आंदोलन। बच्चों को शिक्षा दिलाते हैं और बच्चों को लेबर से बचाते हैं, तो इस तरह से चाइल्ड राइट्स के लिए कार्य करते हैं। और एक और नाम मैं लूंगा स्वर्गीय बिंदेश्वर पाठक, इनके बारे में बताइए, क्या जानते हैं आप? इनका निधन हो चुका है, स्वर्गीय बिंदेश्वर पाठक। इनका एक एनजीओ है, उसका नाम बताइए, एनजीओ का नाम बताइए। सुलभ इंटरनेशनल। सुलभ इंटरनेशनल,
बिंदेश्वर पाठक जिनका निधन हो चुका है, उनका एक एनजीओ है सुलभ इंटरनेशनल। ये क्या करते हैं अपने एनजीओ के माध्यम से? ये सैनिटेशन फैसिलिटीज अवेलेबल कराते हैं, यानी टॉयलेट्स वगैरह का निर्माण करने का कार्य करते हैं, यानी स्वच्छता इंश्योर करते हैं। राइट टू सैनिटेशन, राइट टू सैनिटेशन, ये भी मानवाधिकारों के फील्ड में सक्रिय एनजीओ है, काफी प्रभावशाली एनजीओ है, भारत का रिकॉग्नाइज्ड है, वेल नोन है। और ये भी राइट टू सैनिटेशन, राइट टू क्लीन एनवायरमेंट जैसे मानवाधिकारों को एंश्योर करने के लिए कार्य करते हैं, करते रहे हैं। तो आपने यहां पे इस स्लाइड में देखा कि एनजीओज की भी मानवाधिकारों के फील्ड में काफी महत्वपूर्ण भूमिका है। कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ के नाम हमने लिए और उनके कार्यक्षेत्र की बात की, और भारत के भी दो प्रमुख प्रसिद्ध जाने माने एनजीओज की हमने बात की, और मानवाधिकारों के किस फील्ड में वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इसकी चर्चा हमने की। तो बच्चों, मानवाधिकारों के बारे में आज आपने काफी जाना होगा। इसके बेस पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हमारे संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। इसके अलावा मानवाधिकारों संबंधी मुद्दे, ये 3 शब्द आपके पाठ्यक्रम में लिखे हुए हैं, यूपीएससी के पाठ्यक्रम में भी हैं और यूपीपीएससी के पाठ्यक्रम में भी हैं। तो यह आपके लिए जानना बेहद जरूरी था कि मानवाधिकार क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स और मानवाधिकार में क्या अंतर है, मानवाधिकार का विकास कैसे हुआ, कौन कौन सी संस्थाएं मानवाधिकारों को लागू करती हैं, और एनजीओज की इसमें क्या भूमिका है, कौन कौन से इंटरनेशनल लेवल पे लीगल डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो मानवाधिकारों को लेकर आए हैं, उसको लागू करा रहे हैं। तो इसके साथ ही बच्चों, आज की हमारी क्लास समाप्ति की तरफ बढ़ रही है। कल और परसों क्लासेस नहीं होंगी। अगली क्लास जो है आपकी मंडे को होगी, उसी समय शाम को 8 बजे, और हम लोक कल्याणकारी राज्य को समझने की कोशिश करेंगे, लोक कल्याणकारी राज्य का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे, वेलफेयर स्टेट। और उसके बाद मंगलवार से हम लोग एम लक्ष्मीकांत बुक का एक एक चैप्टर जो है बिल्कुल क्रम से लेकर चलेंगे और उसको समझते हुए तेजी से आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं आज की क्लास के बारे में या आने वाले क्लासेस के बारे में, या आपके मन में कोई और दुविधा हो। और दूसरा, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप ऑफलाइन कमेंट करके भी मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। यूट्यूब वीडियोस जो आपकी लाइव क्लास जो यूट्यूब वीडियो के रूप में आप अब अवेलेबल रहेगी ऑफलाइन, उसके नीचे ऑफलाइन कमेंट करके आप मुझसे बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज की क्लास समाप्त होती है। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, प्रणाम। ठीक है बच्चों, नमस्कार, मिलते हैं।